ओके, फिर स्टार्ट करते हैं इसका वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। मैं फिर से रिपीट कर दूं अपनी बात, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको बड़े अच्छे से करने हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 40 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. Speed of current means speed of water, flowing water. Okay. So जब भी बोट वाला क्वेश्चन आता है, रोइंग वाला क्वेश्चन आता है, तो दो सिनारियो हमेशा क्रिएट होते हैं। देखिए, जब पानी बह रहा है तो जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उस डायरेक्शन को कहते हैं डाउनस्ट्रीम और उसकी अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं अपस्ट्रीम। तो कोई भी बॉडी जैसे कि बोट मान लीजिए, एक बोट की अपनी स्पीड है क्योंकि उसमें मोटर लगी है या उसको हाथों से रो किया जा रहा है, तो बोट की अपनी स्पीड है। ठीक है, मान लिया जाए कि जो बोट की स्पीड है वो है y और पानी की स्पीड है x। ठीक है, पानी की स्पीड है x। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी बोट को चलाते हैं तो उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। और इस केस में आपकी जो नेट स्पीड होती है वो होती है इन दोनों का सम, यानी इन दोनों का प्लस। इन दोनों का प्लस इसलिए क्योंकि आपकी बोट की स्पीड में पानी की स्पीड भी अपना योगदान दे रही है, बहते पानी की जो गति है वो भी अपना योगदान दे रही है, यानी दोनों मिलकर आपकी बोट को धक्का लगा रहे हैं, तो आपकी बोट की स्पीड प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी बोट की स्पीड तेजी से है, बढ़ गई है, वो प्लस हो जाती है। अपस्ट्रीम में ऐसा होता है कि पानी तो आपकी तरफ आ रहा है और आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चला रहे हैं, तो 100% पानी आपकी बोट को धक्का देती है। ठीक है, पानी आपकी बोट को धक्का देती है उल्टी डायरेक्शन में। तो फिर अपस्ट्रीम में स्पीड हो गई x माइनस वाई। यहां पर एक बार मैं थोड़ा करेक्शन, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज x, बोट की स्पीड x है और पानी की स्पीड जो है वो y है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी और बोट डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है x प्लस वाई, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। जस्ट इतना आपको याद रखना है, इतना आपको याद रह गया तो आपका क्वेश्चन काफी आसानी से होता है। डाउनस्ट्रीम मीन्स स्पीड प्लस, अपस्ट्रीम मीन्स स्पीड माइनस। तो बोट की स्पीड में पानी की स्पीड ऐड करनी है और सब्ट्रैक्ट करनी। ये इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई? कौन है? अपूर्वा, एक बार आइए, जरा स्पीकर ऑन कीजिए अपना। स्पीकर ऑन कीजिए फटाफट। हाँ सर, मैं अमोघ सर हूँ, मेरे फोन में चार्ज नहीं है सर, सो इसके लिए तो इधर से इस फोन से उठाई अभी, ये तेरी आवाज से लग रहा है भाई, क्यों झूठ बोल रहा है? हमको आवाज सुन के पता चल रहा है तू अभी अभी उठ के आ रहा है, नहाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हेलो सर। टाइम पे उठा कर तो पढ़ाई कर पाएगा लाइफ में, और ऐसे सोता रहा तो हो गई पढ़ाई फिर तो। बंद करो अपना स्पीकर, पूरी क्लास बर्बाद करने पे लगे हो, जा रहे हो, लॉग इन कर रहे हो। 8 बजे से क्लास चल रही है, अभी 9 बज रहे हैं। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो फार्मूला मतलब हर किसी को पता है। तो यहां डिस्टेंस बराबर होगा, इस टाइम को भेज देते हैं इधर, तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये फार्मूला भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया था कि ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, राइट। और स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम की? डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई। तो जो आपका फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बनेगा? वो बनेगा स्पीड है x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम में इज इक्वल टू डिस्टेंस जो कि है 20 अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20, टाइम है 2। 2 से 20 को कैंसिल करोगे तो ऊपर आ जाएगा 10।
राइट। तो 20/2 इज 10। तो मैं इसको मिटाकर सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ कि यहाँ पर 10 आ गया डायरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए क्यों 10 आया। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, सबको पता है अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई। डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। तो 4/2 कैंसिल होकर रह जाएगा 2, तो इसको हटा देते हैं और यहाँ 4/2 को डायरेक्ट लिख देते हैं 2। आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, आप काट के लिखिएगा। तो दो इक्वेशन आपके पास हैं, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब दोनों को आपको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इसको तो आपने इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस पिछले अभी जो किया ऊपर क्वेश्चंस उसमें कर लिया है, तो ये तो बड़ा इजी है। तो यहाँ पे आप देखिए y सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, कॉफिशिएंट सेम है उसके, तो सीधा ये कट जाएंगे। x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, 10 प्लस 2 आ जाएगा 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/2। तो 12/2 होता है 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब ये जो x की वैल्यू 6 आपने निकाली है उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 यानी कि इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू 6 यहाँ अगर आप पुट करेंगे तो 6 प्लस y आ जाएगा 10 और 6 को लेफ्ट में राइट में भेजेंगे लेफ्ट से, तो 10 माइनस 6 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से आपको दोनों स्पीड्स पता चल जाएंगी, बोट की भी और वाटर स्ट्रीम की भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार उन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है जी, ओके। इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है खुद से कर रहे हैं आपको, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सारे तो नहीं करा सकते हैं, थोड़े बहुत तो हम करा सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी कर लीजिएगा खुद से, और इनका सॉल्यूशन पीडीएफ में मैंने भेजा हुआ है, एक बार फिर से भेज देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। और नहीं तो वीडियोस भी हैं ना, वीडियो लिंक भी तो हैं, वो देखिएगा। किसी और के मत देखिए, मेरे देख लीजिए वीडियो लिंक्स। हाँ, उसमें समझना है तो फिर देखिए, कोई बेहतर पढ़ा रहा है तो उसका देख सकते हैं, पहले हमारा देख लीजिए, वो समझ नहीं आए तो फिर किसी और का चेक कर लीजिए। अच्छा, ये 3.6 तो हमने निपटा दी। अब आते हैं हम 3.5 पे। 3.5 एक्सरसाइज है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये तो करनी नहीं है, इसको तो छोड़ दो। और अब ये है 3.4 सब्स्टिट्यूशन की। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है वो मैंने आपको अभी भी सिखाया है, जो कि हम कर ही रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फिर सेम कॉफिशिएंट करके काट के, वही एलिमिनेशन मेथड है। इसके अंदर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पे फिर से बहुत ध्यान देना है। मैं एक बार सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कितनी है 5 वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो मैं कुछ सेलेक्टेड कर देता हूं, एक फर्स्ट कर देता हूं, एक ये कर देते हैं, एक ये कर देते हैं एज वाली, एक ये कर देते हैं, चलो 1 2 3 4, एक ही छोड़ा, मीना वाला छोड़ दिया बस, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो ये फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है x बाय वाई की फॉर्म में आपके पास कुछ है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए, आप न्यूमरेटर को x ले लीजिए, डिनोमिनेटर को y ले लीजिए, और ये जो x बाय वाई है ये कहलाएगा आपका फ्रैक्शन। ओके, तो क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे होगी, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय वाई। अब जो वो कहता है वो
बच्चों की इंग्लिश वीक है इसलिए थोड़ा गड़बड़ करते हैं। जो वो कहता है उसको समझिए और वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। कहता है एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर। कितनी सिंपल लैंग्वेज में उसने कहा है कि 1 को ऐड करना है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो फ्रैक्शन है उसमें ऊपर 1 ऐड करना है और नीचे 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इतनी सिंपल लैंग्वेज है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट मीन्स जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1। हो गया काम, बस ये है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे, देखिए ये यहां तक पहुंच गए हम। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सिंप्लीफाई करना है, अपॉन का जो y माइनस 1 है उसको इधर भेज दीजिए 1 में मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 1 तो है ही, और y माइनस 1 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा, y माइनस 1 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, तो आएगा आपके पास y माइनस 1। और अब y को x के पास भेज दीजिए, प्रॉपरली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। और जो लेफ्ट में 1 है उसको राइट में भेज दीजिए, तो राइट में -1 है, इस 1 को भी राइट में भेज दीजिए तो बन जाएगा -2, क्योंकि +1 उधर जाके -1 होगा, -1 -2, तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बेसिकली आपको इक्वेशन ही बनानी है, इक्वेशन बन गई तो आगे का काम काफ़ी आसान होता है। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं अगली स्टेटमेंट में, द फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा इफ वी ओनली एड 1 टू द डेनोमिनेटर। अगर इतनी सिंपल इंग्लिश हमको समझ आ गई तो काम बन जाएगा। ये हमारा फ्रैक्शन है, वो कहता है फ्रैक्शन बन जाएगा हाफ अगर हम डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो डेनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बन गया हाफ। इतनी सिंपल लैंग्वेज है, ये आपको समझनी है। तो 2 को इधर भेजा, बन गया 2x, y प्लस 1 को राइट में भेजा, बन गया y प्लस 1, और फिर इस y को ले आएंगे लेफ्ट में तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बेटे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी वो कहता है क्वेश्चन में जस्ट उतना लिखना है और आपकी इक्वेशन तैयार हो जाती है। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और जब दोनों इक्वेशन आपकी बन जाएंगी, ये इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, जब ये दोनों इक्वेशन आपकी बन जाएंगी तो आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देना है। तो आप देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है बट साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होता है तो ये ऊपर नीचे कट नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ पे साइन बदलना पड़ेगा। तो एक बार आपने साइन बदल दिए तो आप देखिए ये और ये कट जाएंगे, x माइनस 2x हो जाएगा -x, और -2 -1 हो जाएगा -3। दोनों तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव काट देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू 3 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। हमेशा स्टेटमेंट लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x की जगह मैंने लिख दिया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और आप इस 3 को उधर भेज दीजिए, इधर पर 3 प्लस का है, इसके आगे पॉजिटिव है, तो 3 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -3 बन जाएगा -5, और दोनों तरफ नेगेटिव से नेगेटिव आप कैंसिल कीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, और x आपका 3 है, y आपका 5 है, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। याद कीजिए आपका फ्रैक्शन x बाय y था, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। आपका फाइनल आंसर है 3/5। तो आप ये बात समझिए, वर्ड प्रॉब्लम से आप इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन एक बार बन जाए तो सॉल्व करने का तो तरीका सेम ही है। ओके, सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो नाम दिए हुए, एक नूरी एक सोनू, और उनकी एज की बात हो रही है। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हम नूरी की एज को x कह देते हैं और सोनू की एज को y कह देते हैं। तो आज नूरी की एज x है और सोनू की एज y है, और अब सुनते हैं क्या वो कह रहा है और फिर करते हैं उसके अकॉर्डिंग काम। तो क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल पहले, आज नूरी की एज x है और सोनू की एज y है। 5 साल पहले आप अपनी एज लगा लो, आज आपकी एज 15 साल है,
तो 5 साल पहले आपकी एज अगर निकालनी है तो आपकी एज में 5 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 10 साल हो जाएगी। इसी तरीके से आज नूरी की एज x है तो 5 साल पहले इसकी एज रही होगी x-5, ठीक है, और सोनू की एज रही होगी y-5। तो हम पहले 5 साल पहले इनकी एज क्या है वो लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। नूरी वाज, नूरी यानी ये एज, थ्राइस थी, थ्राइस यानी 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई। नूरी की एज इक्वल थी 3 गुना सोनू की एज के। तो देखिए कितना सिंपल इक्वेशन बनी। 5 साल पहले नूरी की एज थी x-5, 5 साल पहले सोनू की एज थी y-5 और नूरी की एज बराबर थी 3 गुना सोनू की एज के। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अगली इक्वेशन बनेगी इस फैक्ट से जो ये 10 ईयर लेटर वाली बात कही गई है, ठीक है। तो 10 ईयर्स लेटर यानी आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद अगर मैं आपकी एज कहूँ कितनी होगी, आज 15 के हो तो 10 साल बाद 25 के हो जाओगे। ऐसे ही नूरी की एज अगर आज x है तो 10 साल बाद निकालने के लिए उसकी एज में 10 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से कहूँगा लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नूरी की एज x में 10 ऐड करना है और सोनू की एज में भी 10 ऐड करना है, और फिर देखते हैं कि जैसे पिछली बार कहा था वैसे इस बार क्या बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि नूरी विल बी, नूरी मीन्स x+10 विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। तो लो जी ये हो गया, इधर बोला थ्राइस हो जाएगी, इधर बोला ट्वाइस हो जाएगी। तो 2 इक्वेशंस आपकी रेडी हो जाती हैं इस तरीके से। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं, आगे ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर x-5 तो है ही, और इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से भी और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से भी। तो 3y से मल्टीप्लाई होकर 3y दे देगा और 3 5 से मल्टीप्लाई होकर 15 दे देगा। अब 3y को ले जाओ लेफ्ट में तो x-3y, x-3y, और -5 को ले जाओ राइट में तो -5 जो राइट में जाएगा तो +5 हो जाएगा। -15 + 5 इज -10। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है। इक्वेशन हमेशा ऐसी बनाए, एक्स वाई लेफ्ट में, नंबर राइट में या नंबर को भी लेफ्ट में ले जा सकते हो। दूसरी वाली को देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो लेफ्ट में तो x+10 है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से और 10 से। तो जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा और 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा। अब इस 2y को उठाकर ले जाओ लेफ्ट में तो x - 2y, और जो लेफ्ट में ये 10 है इसको ले जाओ राइट में तो 20 - 10 दैट इज 10। तो इस तरीके से आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं और आगे आपको सॉल्व खुद से करनी है। आपको हमने सिखा रखा है कैसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। नोट करने की बात है दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर क्या है, एक एज है 50, x 50 है और y आपका 20 है। एलिमिनेशन से उसको खुद से सॉल्व करना है, आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी। तो आज तक जिसका भी मैथ्स वीक रहा है उसका एकमात्र कारण है कि आपने आज तक जो है प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, तब जाकर बढ़िया से होगा आपका काम। थर्ड पार्ट आ रहा है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब देखिए यहाँ पर बात होगी हमेशा 2 डिजिट नंबर की, ठीक है। जब हम स्टूडेंट थे तो इसी में 3 डिजिट नंबर का भी क्वेश्चन बनता था। तो कभी भी 2 डिजिट के क्वेश्चन की बात होगी तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें 2 डिजिट होती हैं। एक तो होती है यूनिट डिजिट, उसको x कह लीजिए, एक टेंस डिजिट, उसको y कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है 79, तो इसमें 9 यूनिट डिजिट है और आपका जो ये है ये टेंस डिजिट है। तो ये 4th 5th क्लास में शायद बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो हमारी यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट है y। तो आपका नंबर क्या होगा, नंबर होगा जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट, उसको तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10y, और जो यूनिट डिजिट है उसको जस्ट उसमें ऐड कर देते हैं। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने अभी नंबर लिया था 79, तो इसमें जो यूनिट डिजिट है वो तो 9 है और टेंस डिजिट है 7, तो 7 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 × 7, 10 × 7
प्लस 9 और चेक कीजिए आपका 79 बन जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, 84, 10 इंटू 8 प्लस 4। तो जो टेंस डिजिट होता है उसे 10 से इंटू करते हैं, यूनिट डिजिट को एज इट इज लिखते हैं, दोनों को ऐड करने पे आपको नंबर मिल जाता है। तो ये तो बिगिनिंग है इसकी, राइट। तो आपकी डिजिट है यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y और नंबर आपका है 10y प्लस x। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट का बार बार यूज किया जाता है, मैं दूसरा पेज खोल लेता हूँ इसका, 3.4। तो इसमें आप देखेंगे वही है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसमें एक चीज का यूज किया जाता है, रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर का यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो रिवर्सिंग द ऑर्डर का क्या मतलब होता है? आपका नंबर है 10y प्लस एक्स, राइट। जब आपसे कहें कि इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, तो ऑर्डर रिवर्स कैसे किया जाता है? जहां पर y है उसकी जगह x लिख देते हैं और जहां पर x है उसकी जगह y लिख देते हैं। तो जो आपके पास आता है वो आता है नंबर ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स आपका प्रॉपर नंबर था, और जब भी आपसे कहें रिवर्सिंग द डिजिट्स या रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो जहां y है वहां x लिख दो, जहां x है वहां y। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक नंबर है 49, तो उसका रिवर्सिंग डिजिट्स को रिवर्स करके हमारे पास बनेगा 94। तो जहां x है वहां y, जहां y है वहां x करने से रिवर्सिंग हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ गए तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, यानी दोनों डिजिट्स को, डिजिट्स कौन थी? डिजिट्स थी x और y। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो आपको दोनों को प्लस करके 9 के इक्वल लिख देना है। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी। कितनी सिंपल इक्वेशन है, कहता है दोनों डिजिट्स को प्लस करके 9 आता है। फिर कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, तो हम यहाँ पे भी लिख के आपको दिखा देते हैं। नंबर क्या है आपका? कंफ्यूज मत हुई डिजिट और नंबर्स के बीच में। आपका नंबर है 10y प्लस एक्स। तो क्वेश्चन में कहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो आपका नंबर है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर आप इंग्लिश समझ पाए तो इसमें ये लिखा है कि नंबर का जो 9 टाइम है वो बराबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, यानी कि 9 टाइम्स इस नंबर का बराबर है ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। किसका 2 टाइम्स? रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर रिवर्स करके जो नंबर मिला उसके। तो देखो मैंने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, यही मैं सिखा रहा था आपको। तो पूरी स्टेटमेंट ये है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। ये वाली थोड़ी स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग है, पर जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है वही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। तो 9 टेंजा हो जाएगा 90y, फिर 9x, और राइट साइड की भी कैलकुलेशन देख लीजिए, 2 इंटू 10x, 2 इंटू 10x हो जाएगा 20x, और 2 इंटू y, ठीक है। अब सब कुछ लेफ्ट में ले जाते हैं। 9x माइनस 20x हो जाएगा माइनस 11x, माइनस 11x, और 2y को भी लेफ्ट में ले जाते हैं, तो 90y माइनस 2y हो जाएगा, 90 में से 2 गए तो 88y हो जाएगा, इक्वल टू 0। और दोनों में 11 कॉमन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो 11 कॉमन ले लेंगे तो इधर बचेगा माइनस x, और इधर 11 8 ज़ा 88, तो यहाँ 8 बच जाएगा। और इस 11 को उठाकर 0 के पास फेंक देंगे उसके पास, तो वो भी 0 ही बन जाएगा। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट में सिर्फ बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 8y इजगल टू 0। और अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन आपको याद होगी x प्लस वाई इजगल टू 9, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर x प्लस वाई इजगल टू 9। और अब बस आपको दोनों को सॉल्व करना है। कितना बढ़िया बन रहा है देखो, x के कॉफिशिएंट पहले से ही सेम है और साइन भी पहले से ही अपोजिट है, तो जस्ट आपको x से x काटना है। 8y प्लस वाई 9y इजगल टू 9, y की वैल्यू 1, वो काम खुद से करना है। ठीक है, तो ये वाला भी हमने आपको
बता दिया है। एक बार चैट में देख लेते हैं, कोई समस्या है किसी को तो। सबको समझ आ रहा है तो लिख दीजिए यस। कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है अभी, तो थोड़ी देर में ही हम इसको अपलोड करके आपको भेज देंगे। ओके ओके, यस यस यस, सबको आ रहा है, बहुत बढ़िया। मैं आपको याद दिला दूं, इस साल भी सीबीएसई ने बहुत ही स्ट्रिक्ट चेकिंग की है, तो काम आपको तैयार रखना है, प्रिपेयर्ड रहना है। मुझे ज़्यादातर डर उन बच्चों के लिए लग रहा है जो सप्लीमेंट्री में पास हो गए हैं प्रोजेक्ट सबमिट करके, ज़्यादा डर उनके लिए है। और जो कम स्कोर करे हैं ऑलरेडी, तो मेहनत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। डरना ज़रूरी है, वरना तो डर के बिना काम नहीं चलता है। ओके, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, टाइम कम है, ऑलरेडी 2 आवर्स 1.5 आवर हुआ है अभी, ठीक है। तो एक ये लाइब्रेरी वाला करा देते, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हमने शुरुआत बड़े क्वेश्चन से की, जिससे कि फ्रेश माइंड से अब टफ टफ चीज़ें सीख पाएँ, फिर इजी इजी की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है लेंडिंग लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी एक्चुअली बुक्स देती है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, 1 2 3 दिन के लिए किराए पर। तो इस लाइब्रेरी में एक तो फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। तो अगर आपने 3 दिन के लिए बुक ली है तो आपको कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। उस अमाउंट को हम कह देते हैं लेटर से एक्स। तो याद रखिएगा फिक्स चार्ज है एक्स। और उन 3 दिनों के बाद अगर आपने एडिशनल अपने पास बुक रखी तो हर दिन के हिसाब से आपको कुछ रुपए और देने पड़ेंगे। वो जो एडिशनल चार्ज है उसको मैं कह देता हूँ वाई। तो फिक्स चार्ज को मैं एक्स कह देता हूँ और एडिशनल चार्ज को मैं वाई कह देता हूँ। अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपने 5 दिन के लिए बुक अपने पास रखी, 5 दिन के लिए, तो पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपए देने और बाकी 2 दिन के लिए आपको हर दिन वाई रुपए देने। तो पहले 3 दिन के एक्स रुपए, चौथे दिन के वाई, 5वें दिन के वाई, तो 2 बार वाई आपको देना है। तो आपके रुपए हो जाएंगे एक्स प्लस 2 वाई। अगर आपने 10 दिन के लिए बुक रखी तो पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपए देने, यहाँ पे लिखा है पहले 3 दिन के लिए एक्स रुपए हैं, और बच गए 7 दिन। तो 7 दिन के लिए आपको वाई रुपए देने 7 बार, तो 7 टाइम्स वाई देना है। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस 7 वाई। इतना सिंपल है। आप कंसेप्ट समझ गए तो फिर कुछ भी नहीं है, खेल कंसेप्ट का है पूरा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कहानी क्या है, क्या ये चाहता है। तो यहाँ पे कहता है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब 7 दिन के लिए बुक रखी है बेटा, तो पहले 3 दिन के तो एक्स रुपए दे दिए उसने, और कितने दिन बच गए, 4 दिन। तो 4 दिन के वाई रुपए देगी तो 4 वाई रुपए दे देगी, और ये टोटल पैसा मिला के हो रहे हैं 27 रुपए, 27 रुपए। ऐसे बनती है इक्वेशन, काफी आसान है। वाइल सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज यानी 3 दिन के तो एक्स रुपए दे दिए, बचे हुए 2 दिन के वाई रुपए दे दिए, दो बार वाई देगी तो 2 वाई, और इससे बन जाएगा 21। और अब आगे तो आपके हवाले क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है एक्स के कॉफिशिएंट सेम है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट साइन बदलने हैं। और यहाँ पर ये कट जाएगा, 4y माइनस 2y हो जाएगा 2y। 27 में से 21 गया तो हो गया 6, और फिर ये 2 जाएगा अपॉन में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 3। फिर y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये आपके समझा दिए हैं, और कोई बच्चा अब ज्वाइन कर रहा है, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे बच्चे हमको मिले हैं, कितने पुण्य कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 3.3 एक्सरसाइज को देखते हैं क्या क्या है उसके अंदर। ओके ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये छोटा छोटा नहीं करा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि वो आपको खुद ही करना है। यहाँ पर भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, देख लें क्या। एक तो आपका यही, इसको क्या करना है, फ्रॉम द पेयर फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक आधा जो बच्चों को टफ लगता है मैं वो उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ये टैक्सी वाला बता देता हूँ, एक फ्रैक्शन वाला बता देता हूँ, एक जेकब वाला बता देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ देते हैं, और 2-3 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है।
अब तो कुछ नहीं, अब इजी इजी काम चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स में हमारी इंग्लिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर आपको बेटा इंग्लिश में समझ नहीं आता तो वहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया करो, थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया करो, जिससे कि आपको घर पे बैठ के समझ आए कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फोर्थ पार्ट। ये मुझे पता है हर साल के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और स्टैंडर्ड वालों के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, इससे काम नहीं बनता। बेसिक वालों के लिए तो इतना ही काफ़ी होता है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो जैसे लाइब्रेरी के केस में था, दो तरीके के चार्ज थे, फिक्स चार्ज और वेरिंग चार्ज। यहाँ पर भी टैक्सी में आपको जाना है तो एक तो फिक्स चार्ज आपको देना है, मान लिया जाए एक्स रुपए हो गए, गाड़ी में बैठने का चार्ज हो गया ये, और फिर हर किलोमीटर के लिए आपको वाई रुपए और देने हैं। ये आपका हिंदी अनुवाद हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ इस बात को। अगर आपको 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर, ठीक है, तो एक तो गाड़ी में बैठने के एक्स रुपए तो आपको देने ही देने हैं, और फिर हर किलोमीटर के लिए आपको वाई रुपीज देने हैं। तो 1 किलोमीटर जाते तो 1 वाई देते, 2 किलोमीटर के लिए 2 वाई, 3 किलोमीटर के लिए 3 वाई, ऐसे ही 6 किलोमीटर जा रहे तो आपको 6 वाई रुपए देने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी कुछ लाइब्रेरी वाले की तरह हो गया, जितने दिन के लिए आप रख रहे थे उतना वाई बढ़ रहा था, ऐसे इसमें जितने किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं उसके लिए वाई बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। अब इसमें क्या कहा है, 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो यानी कि एक्स तो गाड़ी में बैठने का पैसा हो गया, और 10 किलोमीटर के 10 वाई रुपीज़ हो गए। इतना सिंपल है। और ये कितने रुपए हुए, कहता है कि 105 रुपए हो गए टोटल। तो क्वेश्चन को पकड़ के चलिए, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि बैठने के एक्स हैं और गाड़ी में घूमने के वाई के हिसाब से पैसे देने हैं। फिर क्या कहता है, 15 किलोमीटर की जर्नी, 15 किलोमीटर की जर्नी है तो एक्स तो बैठने के हो गए, और 15 किलोमीटर के हर किलोमीटर के वाई वाई रुपए लगा लो तो 15 वाई रुपए हो गए, और ये पैसा हो गया 155। और बेटे अब देखो कितना सिंपल है, वही इक्वेशंस बन गई हैं, साइन चेंज करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, 10 में से 15 वाई गए, -5 वाई, प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखिए, हमेशा बड़े वाले नंबर का साइन लगाइए, बड़ा नंबर 15 है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, और 105 माइनस 155 करेंगे तो -50, सॉरी दोनों ही नेगेटिव हैं, तो बढ़िया हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये नेगेटिव है क्या, नहीं पॉजिटिव है, सॉरी ये कुछ और साइन था। ठीक है, तो 105 माइनस 155 है तो -50 हो जाएगा, और अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ से y आ गया, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो आपकी x की भी वैल्यू आ जाएगी। आंसर्स आपको वीडियो लेक्चर्स में ईजिली मिल जाएंगे। पहले 3 चैप्टर के वीडियो लेक्चर ज़रूर देख लीजिए, मैंने सबको सेंड किए हुए हैं, 10th A को भी 10th B को भी, तो उनको ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर भी अटकते हैं उसको देख लीजिए। 5th पार्ट इसका देख रहे हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन याद होगा, आज ही किया है हमने, x बाय वाई वाला, तो वही पुरानी जो कहानी है वही रिपीट हो रही है, x बाय वाई। अब जो बोलेगा बस हम वो करते जाएंगे। क्या कहता है, कहता है 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हिंदी अनुवाद क्या है कि 2 ऐड किया जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो फ्रैक्शन ये है, और 2 ऐड किया जाएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये 2 ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 9/11, लिखा हुआ है उसने, 9/11 आ जाएगा। ठीक है, और अगली बात कहता है कि 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। कहता है कि 3 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 बन जाएगा। तो ये भी बढ़िया है, 3 ऐड कर देंगे तो 5/6 बन जाएगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये हो गया। इसके बाद जिन बच्चों का मैथ्स वीक रहता है वो अटक जाते हैं कि अब क्या करना है, तो इसके आगे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाते हैं। देखिए, तो ये इस समय आप देख रहे हैं सॉल्व है ये पूरा। तो 11 को इधर मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया, 2 ऐड करने से 9/11 बनता है, इसको इधर, तो 11 इंटू एक्स इज 11x, 11 इंटू 2 इज 22, y इंटू 9 इज 9y, 2 इंटू 9 इज 18। कितना सिंपल है। अब एक्स वाई लेफ्ट में होने चाहिए, तो ये 9y को उठाएंगे और लेफ्ट में ले जाएंगे, तो जब वो लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 11x माइनस 9y हो जाएगा। और
राइट साइड में 18 पहले से है, और ये जो 22 है ये इधर प्लस है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 18 माइनस 22 सब्ट्रैक्ट होंगे, और बड़े वाले का साइन नेगेटिव है तो -4 आ जाएगा। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आएगी। इसको कहते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा सिनारियो बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सेम इधर है, 6 को उधर ले जाएंगे, 6x + 18, 5y + 15, और फिर 5y को लेफ्ट में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 18 को राइट में ले जाएंगे वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 15 - 18 करना है। साइन 18 का नेगेटिव है, बड़े वाले का नेगेटिव है तो -3। और जब एक बार आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, आपके पास ये आ गया और आपके पास ये आ गया, इस वाले को सॉल्व करने के लिए आपको जो है यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन से गया है, मैं एलिमिनेशन से बता देता हूँ आपको। ऐसे सब्स्टिट्यूट अगर उसमें लिखा है पेपर में कि सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, और एलिमिनेशन से लिखा है तो एलिमिनेशन से ही करना है। और अगर लिखा नहीं है किससे करना है तो फिर जिस चाहे मर्जी से करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई से मत करना इस साल के लिए, 2021 ईयर के लिए। तो ये आपकी इक्वेशंस हैं दो। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहाँ x का कोफिशिएंट 11 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। और ये आज की पहले ही कंसेप्ट ये था आज का, इसको 11 से कर दो, या तो ऊपर 5 से कर दो और नीचे 9 से कर दो, वो भी इक्वली करेक्ट है। तो 11 × 6 is 66x, 9 6 = 54, 4 6 = 24, और नीचे 11 से करते हैं, 11 6 = 66, 11 5 = 55, 11 3 = यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाया, 11 3 = 33, साइन चेंज कट गए, प्लस का 55 - 54, तो 55 - 54 कितना होता है, किसी से भी पूछेंगे तो बता देगा 1 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 55 - 54 इज 1, और साथ में y, तो 1y तो लिखते नहीं है, सिर्फ y लिख देते हैं। ऐसे 33 में से 24 को हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है जी, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, इन्होंने भी कहीं तो निकाली होगी, ये रही y की वैल्यू 9। तो किसी भी मेथड से निकालो आंसर सेम आता है। इस y की वैल्यू 9 को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू भी आएगी। यहाँ x की वैल्यू आ रही है 7, तो मैंने देख लिया 7 निकाली है इसने x की वैल्यू। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं। ओके, जेकब वाला खुद से देख लीजिएगा, एज वाला है, जैसे अभी हमने वो किया था नूरी वाला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, कुछ खास है तो वो भी बता देते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर दो कंसेप्ट आएंगे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का, और ये पैरेलल कोइंसिडेंट। इन पे भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में भी आएगा, आज के टेस्ट में भी आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आता ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सर ने हमको इंपॉर्टेंट बता दिया, ये आता ही है, इसका आना कोई रोक नहीं सकता, ये हर साल आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो एक कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी सीखना है, और पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट ये सीखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाली चीजें हैं, आज ही के पेपर में नहीं, हर पेपर में, सीबीएसई में हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको करना है, तो ये आप सीख जाएंगे तो आपका 1 और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो करने में ईजी रहेगा। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको चेक करना है कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी कोइंसिडेंट है, कौन सी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो इसका एक बड़ा ही इजी सा तरीका बनाया हुआ है मैथमेटिशियंस ने, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ डिस्कस करके। देखिए, तो सबसे पहली बात, आपकी लीनियर इक्वेशन जो होती है वो कुछ इस प्रकार की बनती है, a1x + b1y + c1। कई बुक्स में c1 को राइट साइड में भी लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट है। और दूसरी इक्वेशन है एक लीनियर a2x + b2y + c2। ठीक है, = 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ऊपर ही एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A1 9, B1 3, C1 12, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ठीक है, तो ये इनका नाम है। हम कहेंगे A2 कौन है, 18 है, B2 कौन है, 6 है, C2 कौन है, 24 है। तो ये ऐसा दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये जो पहली इक्वेशन है इससे बनने वाली लाइन, इससे एक लाइन ड्रॉ होती है ग्राफ में, और ये भी जो लाइन है, ये दोनों लाइन किस तरीके की लाइन है, ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर एक के ऊपर एक बनी हुई लाइन है, कोइंसिडेंट है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये देखना है कि A1 बाय A2, A1 बाय A2 निकाल लो, B1 बाय B2 निकाल लो, और C1 बाई C2 निकाल लो। ये लिख भी लेना, और ये वीडियो भी है एक बाकायदा से बनाया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। अब देखिए अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग कैरेक्टर है। अगर जो A1 बाई A2 बराबर नहीं आता B1 बाई B2 के, मतलब आपने A1 बाई A2 निकाला और B1 बाई B2 निकाला और दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो उस केस में लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग। कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। अगर A1 बाई A2 बराबर नहीं आया B1 बाई B2 के, तो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग, और ऐसे जो केस हैं उनको हम कंसिस्टेंट केस कहते हैं। कंसिस्टेंट, तो कभी वो कहे कंसिस्टेंट है क्या, तो हम कहेंगे हाँ जी कंसिस्टेंट है। ठीक है, मैंने बस ऐसे लिख के छोड़ दिया। ठीक है, तो कभी कहता है कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट भी बता सकते हैं, और कभी कहता है इंटरसेक्टिंग है। अगर A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग है और लाइंस कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट यानी इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको। तो अगर कभी ऐसा हो कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, बराबर है, पर बराबर नहीं है C1 बाई C2 के, पहले दो बराबर हैं पर तीसरे के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ऐसे केस में लाइंस पैरेलल होती हैं और इनकंसिस्टेंट होती हैं। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट होती है। मैं INC लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। इनकंसिस्टेंट होती है। अगर पहले दो तो बराबर है पर बाद वाले दो बराबर नहीं है, तो पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी। अब इसको भी हटा देते हैं, पूरे हट गया। ठीक है, और अगर A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों ही इक्वल हैं, तो ऐसे केस में आपका आंसर होता है कोइंसिडेंट है। लाइंस कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब पहली लाइन ये है तो दूसरी लाइन उसी के ऊपर बनी हुई है, तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। और इस केस में भी कंसिस्टेंट होती हैं लाइंस। इस केस में भी लाइंस कंसिस्टेंट होती हैं। किसी का माइक ऑन है, जल्दी से बंद करिए वरना मुझे ग्रुप से निकालना पड़ेगा। तो ये केस आपको याद रखने हैं बस। सबने लिख लिए क्या? ये सबको समझ आ गए केस? डू वी नीड ग्राफ फॉर द एग्जाम? कीप इट रेडी विद योर सेल्फ। अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जो बताया उस पर ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें तो आप मुझे मैसेज करके ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इतना वैल्यूएबल टाइम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है? ओके जी, तो अब ज़रा सा ये जो कंसेप्ट हमने जितने भी सीखे हैं इन पे यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के बता देते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। तो देखिए ये वाला जो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट, इसमें A1 बाई A2 हो जाएगा 5/7 और B1 बाई B2 हो जाएगा -4/6। स्टेप वाइज करके दिखाना है सब कुछ। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये तो सपने में भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो कैसे इक्वल हो जाएंगे? तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा द लाइन्स आर, द लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट हैं। इंटरसेक्टिंग है और कंसिस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पार्ट में आते हैं। 9/18 है, A1 बाई A2 है 9/18। अगर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, 3 से काटें या 9 से ही काट दें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो A1 बाई A2 आ गया 1/2। अब ऐसे ही B1 बाई B2 करके देखिए। B1 बाई B2 है 3/6, 3 से काट दें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया 1/2।
और C1/C2 करके देखें 12/24, तो 12/24 भी 12 1 12 12 2 24 सभी इक्वल हैं। सभी इक्वल होने पे लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होती है, ये तो याद रखना बड़ा आसान है क्योंकि कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट दोनों ही CO से शुरू होते हैं, तो कोइंसिडेंट में भी कंसिस्टेंट होता है। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे A1/A2 है 6/2, 6/2 यानी कि 3, तो A1/A2 3 है। B1/B2 है -3/-1, तो ये भी 3 है। और C1/C2 ये इक्वल, पहले दो इक्वल हो गए, और C1/C2 10/9 वो 3 नहीं है। तो A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के। जब पहले दो बराबर होते तीसरा बराबर नहीं होता, तो पैरेलल लाइन, और इस केस में होता है इनकंसिस्टेंट। तो ये भाई बच्चों हमको समझ के चलना है। इसी के साथ हम चैप्टर 3 की रिवीजन ख़त्म कर रहे हैं यहीं पर।